ये बैसबॉल सुना हमने बहुत, राइट। हैदराबाद में जीत भी मिल जाती है, बैसबॉल की बहुत सारी तारीफें होती हैं, फिर वाइजैक में इनको हार का सामना करना पड़ता है। फिर ये सवाल उठता है क्या हमने बैसबॉल को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सवाल ये कि ये एक्चुअली किस बला का नाम है। लेट्स ट्राई एंड डिकोड कि भाई ये बैसबॉल एक्चुअली में है क्या, और किन किन जगह तो एक्चुअली यूज होती है, और इज इट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मिशन होम डोमिनेशन में एक ये थोड़ा चर्चा का विषय था, तो मैंने कहा जरा बात करके देखते हैं भाई, इंग्लैंड को एनालाइज करते हैं कि एक बड़ी एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो तारीफ योग्य बात है इसमें यह है कि अमूमन जब चौथी इनिंग्स में 400 रन चेज करने हो तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप कहते हैं नहीं होगा ना, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, इंडिया की पिचेज है, कहां होने वाला है। पर जिस तरीके से ये टीम हैदराबाद में खेली, कर्टसी ओली पोप, और 190 की लीड के बावजूद आप मतलब मैच हार जाते हैं। इंडिया के दृष्टिकोण से कंसीड करने के बाद जीत जाते हैं, इंग्लैंड के दृष्टिकोण से तो आप कहते हो यार वेल डन यार, ये टीम वो है जो मारती तो जाएगी, अब जब मारना शुरू कर देगी तो फिर आई मीन यू नेवर नो किस दिशा में ये मैच जाएगा, क्योंकि वाइजैक में पिच बहुत अच्छी थी। यही अगर पिच मान लीजिए वो हैदराबाद की होती और आखिरी दिन हम कहते 400 हैं, तो 10 में से 11 लोग कहते कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉल जो रही थी ज्यादा घूम। ये चौथी दिन की पिच वाइजैक में थी अच्छी सपाट, और उस पे बैसबॉल डज वर्क, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि दे गो आफ्टर द बॉलिंग। जब बैटिंग के अंदर एक चीज जो इस खेल को बड़ा रोचक बनाती है, इनके अंदाज को बड़ा रोचक बनाती है, वो ये कि वी ऑलवेज थिंक रन्स। बहुत बार हम जब बैटिंग कर रहे होते हैं, और हमने शुभमन गिल को करते हुए देखा पहले टेस्ट मैच में, फर्स्ट इनिंग्स में, शुभमन गिल वाज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे हम सब ने कभी ना कभी ये किया कि यार कई बार ना आप कहते हो ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज इज इंपॉर्टेंट। हमने चेतेश्वर पुजारा को बहुत करते देखा, हमने राहुल द्रविड़ को ये बहुत करते देखा है कि ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें अगर आप बहुत देर तक आप खड़े रहोगे तो इवेंचुअली रन बन जाएंगे। ये टीम जो है ये थोड़ा उस थ्योरी को, उस फिलोसफी को टर्निंग इट ऑन इट्स हेड और सेइंग कि नहीं जी, हम सिर्फ रन बनाने आए हैं, उसमें चाहे आउट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रन बनाने आए हैं। टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब उससे लाभ क्या होता है, दो धारी तलवार है एक्चुअली। लाभ ये होता है कि आपकी जो माइंडसेट है वो क्योंकि इतना पॉजिटिव है, ऑलवेज थिंकिंग रन्स, तो बॉडी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी जगह पे आती है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मुझे वो रन बनाना है। अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप रनों के बारे में सोच रहे हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज के बारे में नहीं सोच रहे। इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जैक क्रॉली खेल रहे हैं। मतलब वो जब बुमराह से बीट भी हो रहे हैं, तो भी उनके दिमाग में ये बात है कि जैसी स्टंप्स के बीच में बॉल पड़ी है मैं मारूंगा जरूर, ये मेरे शॉट्स, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर रन्स। रेहान अहमद जैसे नाइट वॉचमैन की तरह आते हैं, उनको प्यार से किसी ने नाइट हॉकी कह दिया है, वो भी आखिरी ओवर में ना ऐसे 2 चौके मार रहे हैं। वो शुरू में भी चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टीम की फिलोसफी ऐसी हो गई है कि आउट भी हो जाएगा नाइट वॉचमैन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रन बना, तुझे हमने रन बनाने के लिए भेजा है तो आउट होके आ जाओ, कोई डांट नहीं मारेगा। मतलब हमारे देशों में और टेस्ट क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं होता है, डांट पड़ती है अगर नाइट वॉचमैन गंदा शॉट मार के आउट हो जाए। आई एम बीइंग वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। पर रेहान अहमद के जहन में ऐसी कोई बात नहीं है, और द लाइसेंस टू जस्ट गो आफ्टर, मुझे लगता है ये जो युवा खिलाड़ी हैं, अगर सबके सब वो फिलोसफी में इफ दे हैव अ बाइन, तो दे मतलब वो थोड़ा फ्लरिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि डर नहीं होता है। और डर जो है वो महसूस होता है जब आप नया नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, और कभी कभी आप बैड फॉर्म से गुजर रहे होते हैं, तो वो डर आ जाता है। दैट फियर ऑफ फेलियर इज एब्सोल्युटली रियल, और ये आपको क्रिपल कर सकता है, ये आपको पैरालाइज कर सकता है। अब ये तो बात हुई कि हाँ, ये मतलब ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये बेसबॉल का एस्पेक्ट बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है। वेल डन। पर इसी बेसबॉल के कॉन्सेप्ट के अंदर आप जब बेन स्टोक्स को बैटिंग करते हुए देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है। आइडियली मतलब आप इस टीम के कप्तान हैं, आप बॉलिंग तो कर नहीं रहे हो, आप टॉप 6 में सिर्फ एकमात्र लेफ्ट हैंडर हो, बेन डकेट के बाद सिर्फ आप ही हो, तो व्हाई नॉट जाओ यार आप थोड़ा ऊपर बैटिंग कर लो, कि मतलब टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, ऐसे तो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि जाओ आगे से लड़ाई करो, कप्तान है आप। पर वो ऐसा तो नहीं करते, वो हमेशा 6 नंबर पे आते हैं, वो टेल के साथ बैटिंग करते हैं, और टेल के साथ भी बैटिंग कर रहे होते हैं तो 30 रन में कई बार वो 10-11 रन पे खेल रहे होते हैं। तो कहीं पे भी चर्चा नहीं होती कि यार ये कप्तान जो है ये बेसबॉल की तरह खेलेगा, ये तो भाई स्कोर बनाने के लिए आया है। वो कहते हैं नहीं ठीक है, बनाते हैं जब बनाते हैं, पर देयर इज नो अर्जेंसी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहे हैं कि मुझे अलग अंदाज में खेलना है, वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं ऐसी। तो जो बेसबॉल के इस फिलॉसफी के जो कप्तान हैं, जो मुखिया हैं घर के, उनका मुझे नहीं लगता कि अपनी जब बैटिंग आती है तो ही इज थिंकिंग अबाउट दैट एट ऑल, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब इसका जो फ्लिप साइड है, फ्लिप साइड ये है कि जो रूट इज सेलिंग हिमसेल्फ शॉट, क्योंकि भाई क्या शॉट है मार रहे हो। सेकंड मैच की दूसरी पारी थी, वो जो शॉट मारा है ये वो 11,000 टेस्ट रन वाला शॉट तो नहीं था,
पहली बॉल रिवर्स स्वीप पे चौका, फिर एक और चौका, फिर कूद के सामने छक्का। आई मीन समझ गया कि अगर 40-50 रन चाहिए, विकेट बहुत खराब है और आपको लग रहा है कि यहां पर अगर मैं मारता रहूंगा तो बचूंगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड। पर अगर पिच अच्छा हो और जो रूट की आपके पास क्लास हो, तो फिर आपको अपने आप को, यू नीड टू बैक योर सेल्फ, राइट, कि मैं संभाल लूंगा यार। दूसरी तरफ विकेटें गिरती भी रहेंगी तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी बॉल डालनी पड़ेगी किसी को आउट करने के लिए, बिकॉज द पिच वॉज रियली गुड, ट्रस्ट मी। उसमें वो गंदा शॉट था एक्चुअली, मतलब बहुत साधारण शॉट था जो रूट ने मारा। अब उसकी एक थ्योरी ये हो सकती है कि वो फिलॉसफी के साथ खेल रहे हैं, कि हमारी फिलॉसफी ये है कि इम्पोज योर सेल्फ, डोमिनेट करना है, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, क्योंकि सबसे ऊपर तो टीम होती है, अपने बारे में नहीं टीम के बारे में सोचो। पर आपके कप्तान ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके लिए जो काम करता है वो काम करो, टीम का अपने आप बेनिफिट हो जाएगा। यस, हम ये बात कर रहे हैं इस फिलॉसफी की कि मार मार के खेलना है, अग्रेसिव अंदाज में खेलना है, पर अगर आपको लगता है कि आप टुक टुक करके भी रन बना सकते हो तो वी आर ओके, क्योंकि कप्तान तो खुद ही वही काम कर रहे हैं, करेक्ट, राइट नो। अब इसी कहानी का जो तीसरा पहलू है, वो पहलू ये है कि क्या ये गेंदबाजी में भी ऐसे ही करते हैं। थोड़ी सी इनोवेटिव फील्ड्स कई बार बीच बार में वो लगाते रहते हैं, आगे पीछे मिड ऑफ लगा दिया या बिल्कुल आगे कर दिया, पीछे फील्डर खाली छोड़ दिया, थोड़ा सा करते हैं। वो इंटरेस्टिंग है, आई लाइक दैट, क्योंकि वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं बार बार कि मैंने ये जगह खाली छोड़ी है, यहां मार यार, मैं थोड़ा सा आपको चुनौती दे रहा हूं। पर बियॉन्ड दैट वो नहीं है, कोई अग्रेसिव कप्तानी तो नहीं दिख रही मुझे उनकी पिच के ऊपर, फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ या गेंदबाजों के इस्तेमाल के साथ। अग्रेसिव कप्तानी बिल्कुल नहीं है। रेहान अहमद को पहले दिन वो 60 ओवर तक इस्तेमाल नहीं करते। आई मीन भूल ही गया कि बंदा लेग स्पिनर आया हुआ है, एंड में विकेट भी लेते हैं, पर आपने उनको बॉलिंग नहीं कराई। पर वो जो क्या है कि बेन स्टोक्स का लेजेंड इतना बड़ा कल्ट इतना बड़ा हो चुका है कि आई डोंट सी द विस्पर्स इन द इंग्लिश मीडिया कि कोई क्रिटिसाइज करे कि आप ये गलत कर रहे हैं भाई साहब, आपने एक गेंदबाज को खिलाया, ही इज अ लेग स्पिनर, विकेट टेकर है, आप उनको भूल ही गए हो। आप सेकंड इनिंग्स में शोएब बशीर को भूल गए, यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट ह्यूज टैक्टिकल ब्लंडर था कि भैया आपने 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए। ये पिच थी, 2 फास्ट बॉलर चीख चीख के बोल रही थी, लेकिन आपने नहीं खिलाए। आपने कहा नहीं, हम तो एक के साथ जाएंगे। आपने इनफैक्ट ये भी शगुफा छोड़ा था कि 2, हम तो सारे स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। पर दैट इज अ फेलियर टू रीड द पिच, और अ फेलियर शुड बी कॉल्ड व्हाट इट इज, अ फेलियर, क्योंकि वो टैक्टिकल फेलियर था, कि आपने एक ही फास्ट बॉलर खिलाया, आपको एक फास्ट बॉलर की कमी महसूस हुई। उसके बाद आप पहले दिन रेहान को भूल गए, सेकंड पारी में आप शोएब बशीर को भूल गए, ये आपकी गलती है एंड इट शुड बी कॉल्ड आउट, इज व्हाट आई फील। आप ऊपर बैटिंग करने नहीं जाते हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, पर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेल के साथ बैटिंग करते हो तो उससे 2 ही चीज होती है ना, आप रन बनाते हो तो आप हीरो बन जाते हो, और अगर आप आउट हो जाते हो तो आप कहते हैं यार अब टेल के साथ तो बंदा क्या ही करेगा। इज टू गुड अ प्लेयर टू एक्चुअली वो उस नंबर पे, उस दृष्टिकोण से उस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने। उनका होना चाहिए कॉन्वर्जेशन की भैया 4-5 नंबर पे आए थे और ना वो मैच को कंट्रोल करते हैं। जिस दिन उन्होंने रन बनाए तो वो गेम चेंजिंग होगी, वो गेम विनिंग होगी एक्चुअली स्कोर्स, और अगर आउट हो जाते हैं तो यार ही इज लेट द टीम डाउन। आई मीन वो वाली कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, जो पहली वाली कॉन्वर्जेशन थी, दैट डज नॉट मेक सेंस इन माई ओपिनियन ऑनेस्टली। तो वहां मुझे नहीं लगता कि वो बेसबॉल दिखता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग यार, जिमी एंडरसन की जो गेंदबाजी का तरीका था, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जिमी एंडरसन लाइक जो रूट, आई थिंक जो रूट एंड जिमी एंडरसन शुड हैव अ कॉन्वर्जेशन कि देख भैया मेरे लिए ये काम करता है, ये आप लोग करते होगे अग्रेसिव, पर जिमी एंडरसन इतनी सारी विकेटें तब ले पाया है क्योंकि उनका एक मेथड है, एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस ये है कि मुझे वो उस लेंथ पे बॉल डालनी है जहां पर मुझे पिटाई तो आप नहीं मार सकते, मुझे अगर आप रन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और दैट इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ बेसबॉल, राइट, क्योंकि आपको तो हर टाइम यू थिंक विकेट्स, यू थिंक विकेट्स, यू थिंक रन्स एंड यू थिंक अग्रेशन, पर ये डिफेंसिव है, एक तरीके से डिफेंसिव है। पर जेम्स एंडरसन कहते हैं यार मैं पता है क्या कर रहा हूं। सिमिलरली वो जो रूट को भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है। आई थिंक दैट्स द स्टोरी आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये नायाब सोच जरूर है, पर कितनी कामयाब सोच ये बनेगी ये श्रृंखला बताएगी। 1-1 की बराबरी पे खड़े हैं, पहला मैच बहुत अच्छे से जीते हैं, दूसरा मैच आपको हार का सामना करना पड़ा है, वो भी गिरेबान में झांक के देखोगे कि यार वी मिस्ड अ ट्रिक एंड वी मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। पर उसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि भारतीय बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर रही। इफ द बैटिंग, इंडियन बैटिंग अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि गैप जो है दोनों टीम के अंदर ना आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर वाइजैक की पहली पारी में 550 बना देता भारत, जो बनाने चाहिए थे, वैसी पिच थी यार, या हैदराबाद में जब पहली इनिंग में 3 लोगों ने 80-80 बनाया तो उनमें से एक 180 होता, दे वुड हैव बैटेड इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम, पर वो नहीं कर पाए हैं। तो इंडियन बैटिंग फेलियर्स या फिर कहें बिलो पार परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बेसबॉल को थोड़ा सा, या कहें इन टीमों को थोड़ा सा एक दूसरे के करीब ला रही है। पर रियली होप कि किस तरह से, मतलब
भारतीय टीम अपने पोटेंशियल पे खेलना शुरू करे विद द बैट, तो फिर मैं देखता हूं कि यहां पर किस प्रकार से बेसबॉल खेलती है, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है वो ज्यूरी इज आउट, वर्डिक्ट इज नॉट क्लियर कि ये बेसबॉल यहां काम करेगा या नहीं करेगा। आपका क्या मानना है? जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और एक और चीज आपको बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी तो आप बजाते हो, पर एक नया चैनल है, वो जरा देखो, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो। उसमें हम रिएक्ट करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे फनी से वीडियो डालते हैं। तो आप लोगों के लिए किया है वो एक चैनल तैयार हमने, तो प्लीज हैव अ क्लोजर लुक। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दिया है।